हुकूमत ये दावा करती है कि गरीबों के लिए आज बड़ा दिन है। पेट्रोलियम लेवी जो है वो महाना 4 रुपए बढ़ाने का जो एक IMF के साथ एग्रीमेंट हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, अब आपने घबराना नहीं है क्योंकि मिनी बजट जो है वो कुछ ही देर में कौमी असम्बली में पेश कर दिया जाएगा। कौमी असम्बली में अब वो हुकूमत इस मिनी बजट को पास भी करवा लेगी, लेकिन साथ ही साथ ये हुकूमत ये दावा करती है कि गरीबों के लिए आज बड़ा दिन है क्योंकि उन पर बराह रास्त बोझ नहीं होगा। आम आदमी के लिए ये भी ये दावा किया जा रहा है कि सिर्फ 2 अरब रुपए का जो उन पर बोझ है वो होगा, लेकिन बाकी जितना भी बोझ है वो आम आदमी नहीं यानी कि वो अमीर तबके पर होगा। वो किस तरह से होगा आज हम इस सूरत हाल पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं तारुफ करवा दूँ, इस वक्त नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार, एडिटर इन चीफ बोल हैं। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, सीनियर सहाफ़ी और ब्यूरो चीफ कोयटा हमारे साथ मौजूद हैं। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और इस्लामाबाद से हमारे साथ हमारे जो बिज़नेस रिपोर्टर हैं उमर हयात, वो वहाँ पर मौजूद हैं। उमर, आपका भी बहुत शुक्रिया। उमर, आपसे आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हुकूमत ये दावा कर रही है कि आम आदमी पर डायरेक्टली इसका बोझ नहीं पड़ेगा। जो चीज़ें महंगी भी की जा रही हैं वो लग्जरी आइटम्स कहलाती हैं। तो आम आदमी जो है जिसके लिए हम एक सादा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि किराना की शॉपिंग है, उस पर बराह रास्त उसके असर नहीं होंगे। और ये भी दावा किया कि सिर्फ 2 अरब रुपए का बोझ होगा। क्या वाकई ये जो टैक्स छूट ख़त्म की जा रही है ये आम आदमी पर नहीं है क्या? और फिर पेट्रोलियम लेवी में भी अब बाकायदा जो 600 अरब सालाना का रखा गया है उसमें भी हर महीने 4 रुपए जो इजाफा किया जा रहा है, 50 अरब रुपए हर महीने होगा। तो क्या आम आदमी इससे इफेक्ट नहीं होगा? मुदस्सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आम आदमी पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये तासुर बिल्कुल गलत है। और ये 352 अरब रुपए से ज़ायद की टैक्स एग्जेम्पशंस हैं जो ख़त्म की जा रही हैं। और इसमें ख़ास तौर पर जो एक बड़ा फैक्टर जो सामने आ रहा है कि जो रॉ मटेरियल है, ख़ास तौर पे अद्वियात का, उस पर भी जो है वो सेल्स टैक्स की शरह को स्टैंडर्ड रेट पर लाया जा रहा है। और इसके साथ साथ एक और चीज़, जो साशे, आप अगर किसी मसाले का साशे लेते हैं या आप टी बैग का साशे लेते हैं, किसी किस्म का आप साशे लेते हैं, तो उस पर भी जो है वो सेल्स टैक्स की शरह को स्टैंडर्ड रेट पर लाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो पैकेज दूध है यानी जो प्रोसेस्ड दूध है उसके रेट्स में भी इजाफा होगा। और उस पर भी हम ये देख रहे हैं कि वहाँ भी जो है वो टैक्स की जो शरह है सेल्स टैक्स की, उसको बढ़ाया जा रहा है। ये छठा शेड्यूल है फाइनेंस बिल का, और उस छठे शेड्यूल को मुकम्मल तौर पर ये टैक्स एग्जेम्पशंस जो हैं वो ख़त्म की जा रही हैं। ठीक है, लग्जरी आइटम्स है, मेकअप का सामान है, वो तमाम ऐसी अशिया जो कि पाकिस्तान में बनती हैं और फिर बाहर से इंपोर्ट होती हैं, अगर उन पर टैक्स लगता है तो एक आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जब आप पैकेज जो दूध है या आप पैकेज दही है उस पर अगर आप सेल्स टैक्स बढ़ाएंगे तो उसका इम्पैक्ट बराह रास्त एक आम आदमी पर पड़ेगा। फिर जो पैकेट में मसाले आपको मिलते हैं उन मसालों पर जो है वो टैक्स GST जो है वो स्टैंडर्ड रेट पर लगाया जा रहा है। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका बराह रास्त असर एक आम आदमी पर पड़ता है। फिर आपने पेट्रोलियम लेवी की बात की। पेट्रोलियम लेवी जो है वो महाना 4 रुपए बढ़ाने का जो एक IMF के साथ एग्रीमेंट हुआ है, और उसके बदले में हुकूमत ये जो मिनी बजट है ये लेकर आ रही है। और 350 अरब रुपए जो पेट्रोलियम लेवी से हासिल करने थे वो अब हुकूमत इस मिनी बजट के ज़रिए हासिल करेगी, सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन, क्योंकि ये तकरीबन अराउंड 600 बिलियन का जो फाइनेंशियल गैप है उसको पूरा करने के लिए ये तमाम पापड़ जो है वो बेले जा रहे हैं। लेकिन आपको पाकिस्तान की मार्केट का जो है वो ख्याल रखना चाहिए था, ख़ास तौर पर जो हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं और जो अद्वियात में रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है उस पर भी हमने जो है वो टैक्स और ड्यूटीज़ की शरह बढ़ा दी हैं। और इसके साथ साथ एक और काम जो हो रहा है इस मिनी बजट में कि आपके जो डेवलपमेंट बजट है, जो विफाकी तरक्याती प्रोग्राम है, उस पर 200 अरब रुपए का जो है वो कट लग रहा है। अब तरक्याती काम कितने हो रहे हैं ये भी आपको पता है। 950 अरब रुपए
900 अरब रुपए का तरक्याती बजट जो है वो रवा माली साल का, अब उस पर 200 अरब का कट लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि इससे एक तरक्याती अमल भी मुतासर होगा। लेकिन जो ख़ास तौर पर जो आज मैं भी देख रहा था टीवी पे कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि ये 72 अरब रुपए का टोटल जो है वो बजट है और इसका इम्पैक्ट आम आदमी पर नहीं पड़ेगा। तो मुझे शेख रशीद साहब ज़रा ये बताएं कि जो हमारे पास मालूमात आई हैं, जो हमारे पास जो तरमीमी बिल के जो नुकात आए हैं, उसके मुताबिक एक आम आदमी को बराह रास्त ये तरमीमी बिल इम्पैक्ट करेगा। और ये आपको ये बता दूं कि इससे जो है वो महंगाई की शरह में 5% तक मजीद इजाफे का इम्कान है। तो 5% अगर आप इजाफे की बात कर रहे हैं उमर, और तकरीबन जो पिछले हम जनवरी के बिल्कुल दरवाजे पे खड़े हैं 2022 के 2021 की जो जनवरी है उसमें जहाँ तक मुझे याद पड़ता है शायद 5.5 या 4 की महंगाई थी और अब 11.5 पे पहुंची है। जो आप ये बात कर रहे हैं इस तरह से तो हम 15.5, 6, 7, 8 पर जा पहुंचेंगे और ये बड़ा ख़तरनाक होगा। अच्छा, मैं नज़ीर लगारी साहब से बात, लगारी साहब, आम आदमी वाली डेफिनेशन अभी उसने बताया कि आम आदमी अफेक्ट करेगा। एक आम आदमी भी मसाले का पैकेट लेके आता है ना, वो चाहे 10 रुपए का हो चाहे वो 100 रुपए का हो, वो मसाले में पैकेट में लेके आएगा। हर पैकेट की चीज़ अब जो है वो उस पर टैक्स बढ़ा दिया गया, यानी कि 17% थ्रू ऑल हर चीज़ कर दी गई है। ये आम आदमी कोई 10, 12, 15 हज़ार रुपए की डेफिनेशन हुकूमत ने सोच रही है। जिस बेचारे की आमदन है उसके ऊपर जो लोअर मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास है, यानी कि जो 30, 40, 50 हज़ार, 60 हज़ार तक कमाता है, वो आम आदमी में नहीं है, वो अयाशी करने वाले, यानी कि वो लग्जरी आइटम खरीदने वाला है, इसलिए वो भी रगड़ा जाएगा इस सारे अमल में। पहले हम हिसाब लगा लेते हैं कि अगर आपकी आबादी 22 करोड़ है जी, तो उसमें से आपकी कंज्यूमर मार्केट या सस्टेनेबल लोग जो हैं वो कितने होंगे? इस 22 करोड़ की आबादी में 3 करोड़, मैक्सिमम 3 करोड़ या 4 करोड़ कर लेते हैं। 18 करोड़ इंसान जो हैं उनकी आमदनी आपका ख्याल है कि 50,000 रुपये है? नहीं, आपके अगर 50,000 आमदनी होती या उससे ज़्यादा आमदनी होती तो टैक्स पेयर का नेट तो इतना बड़ा होता ना। आपका टैक्स पेयर का नेट कितना है? वो तो लाखों में है, वो तो करोड़ों में नहीं है। फिर ये कि हमारी मैक्सिमम आबादी जो है, एक बहुत बड़ा आबादी जो है वो 10,000, 15,000, उसका रेशो जो है मैक्सिमम है। उसकी इंतहा यही है कि वो 10-15 हज़ार रुपये तक कमा सकता है। पर कैपिटा इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम तो बड़ी बात होती है। आपके एक घर के 5 आदमी अगर हैं तो भी उनके घर में 10 से 15 हज़ार से ज़्यादा नहीं आता है जी। अब वो पहले ही घी का डब्बा नहीं ले सकता था, वो पहले भी जो चाय का डब्बा होता था वो नहीं ले सकता था, उससे पहले भी वो मसाला जात जो है उनके डब्बे नहीं ले सकता था। बेचारा जाता था 2 रुपए की, 4 रुपए की, 5 रुपए की, ये पुड़िया है उसके अंदर ले लेंगे। अब उसकी कीमत, आम आदमी मुतासर नहीं होगा, आम आदमी ने बिल्कुल मुतासर नहीं होना है। आम आदमी अपनी खाल पेश करेगा जिसको ये उधेड़ कर रख देंगे और लोगों को कहेंगे जनाब आप तो बिल्कुल वो हो जाएं। शायद कोई ऐसा भी नहीं होगा इनके पास कि लोगों को बेहोश करके खाल उतारें। वो जिंदा इंसानों की खाल उतारने के लिए ये बजट लाया जा रहा है। और जिस तरह की शीरीं ज़ुबानी इस्तेमाल हो रही है, जिस तरह से खुश गुफ्तारी की जा रही है वज़ीर ख़जाना की तरफ से और वज़ीर दाखिला की तरफ से, मुझे समझ में नहीं आता कि वज़ीर दाखिला को इकनॉमिक्स की कौन सी समझ बूझ आ गई है। उन्हें तो दाखिला की भी चीज़ों का पता नहीं था बेचारे को। ये आपने जुमला पूरा कर लिया, वरना मैं ये पूछने वाला था कि अब तो जो है वो तो अब ख़जाने के मामलात पर, यानी आपका जो दोनों पॉलिसीज़ थी वो फेल हो गई हैं। वो जो आपकी फिस्कल पॉलिसी थी वो भी फेल हो गई और आपकी मॉनेटरी पॉलिसी वो भी फेल हो गई। आप स्टेट बैंक के हाथों में यरगमाल, अब शौकत तरीन के हाथों में यरगमाल है और इस यरगमाल बनने का अमल जो है आपकी अल्टीमेट सोवरेनिटी, इकोनॉमिक सोवरेनिटी को यरगमाल बना रहा है और आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। आप जा रहे हैं, जो पेशीन गोई शब्बर ज़ैदी ने की है वो पेशीन गोई नहीं थी, उनने कहा कि आप हो चुके हैं दिवालिया। अब अल्लाह ना करे कि आपका डिक्लेरेशन हो जाए कि जी आप दिवालिया हैं। ये तो उनकी मेहरबानी है, कभी कोरम की निशानदेही नहीं करता है अगर कोई, तो फिर कोरम चलता रहता है। आखिर पता चलता है कि 20 आदमी बैठे हैं और वो उसके बावजूद कोरम चल रहा है। लेकिन अगर किसी ने निशानदेही कर दी कि जनाब आपका कोरम नहीं, तो कोरम अर्जन हो जाता है। अगर किसी ने कह दिया कि जनाब आपका तो आप दिवालिया हो चुके हैं,
तो फिर क्या होगा? फिर इंटरनेशनल सैंक्शन आएंगी, फिर आपको कोई 1 रुपया भी नहीं देगा, फिर आपके इंपोर्ट्स जो हैं वो भी बंद, एक्सपोर्ट्स भी बंद हो जाएंगे। अब कहाँ खड़े होंगे इन बुकरातों के होते हुए, जो बुकरात आपके फाइनेंस को, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी को और फिस्कल पॉलिसी को डील कर रहे हैं, इनके होते हुए अब होंगे कहाँ? ये बात समझ से बाहर आता है लगारी साहब। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आज गरीब आदमी के लिए जो है वो आज का दिन जो है वो बड़ा एक अहम है, और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने कहा कि कुछ ऐसा करो कि गरीबों के लिए कि उनकी मुश्किलात दूर हों। शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब, अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान का जो एक सूबा बलूचिस्तान है जहाँ पर सबसे कम पर कैपिटा की अगर हम बात करें इनकम की, वो वहाँ पर है, तो यहाँ जो वज़रा दावा करते हैं वो कहते हैं आम आदमी पर तो असर ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब बलूचिस्तान में तो जो बेशतर आबादी है उनको तो कोई मसला नहीं होगा। अगर आज टैक्स बढ़ भी जाते हैं, अगर आज कोई मसला हो भी जाता है बकौल वज़रा के, तो फिर तो उन लोगों को तो आसानी और उनके लिए फिर आज वाकई बड़ा दिन होगा। देखिए मुदस्सर इकबाल साहब, ये तो हुक्मरान हमेशा दावा करते हैं कि आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आम आदमी, अभी लगारी साहब ने बता दिया ना कि 18 अरब लोग जो हैं वो 18 करोड़ वो लोग वो हैं जो उस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं जिनकी आमदन बहुत कम है। अब इससे क्या होगा? इससे मेरे दोस्त उन्होंने बताया भी इस्लामाबाद से कि कॉस्मेटिक का भी आम आदमी से फर्क नहीं पड़ेगा। मैं समझता हूँ आम आदमी पे फर्क पड़ेगा, इसलिए कि आम आदमी भी, जो आम आदमी है वो भी शादी ब्याह में बेचारे अपने उसके बसात के मुताबिक ही बेचारे जो है वो मेकअप कर लेते हैं, कोई कॉस्मेटिक, कोई क्रीम इस्तेमाल कर लिया, कुछ कर लिया। ये ख्वाहिशात हैं हमारी फैमिलीज में, शादियों पर, शादी ब्याह पर ये चीजें हैं उस पे भी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इस मुल्क को निकालना है आपने उससे, ये एक आम आदमी का सवाल है। आम आदमी ये कहता है तो फिर वुज़रा के तनख्वाहों को आप कम करें, उनके फ्यूल की जो वो है वो कम करें, उनके दफातर का खर्चा कम करें। 5 स्टार होटलों में आप जो है सारे तकरीबात गवर्नमेंट की बिल्कुल बैन लगा दें, उसको लग्जरी गाड़ियां पर बिल्कुल पाबंदी लगा दें। अब आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो है वो फेडरल मिनिस्टर फिर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सूबाई वुज़रा फिर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर, सीएम, इवन सेक्रेटरीज जो हैं 4-4 गाड़ियां लेके कर रहे हैं। ये जब आप ये करेंगे तो फिर अगर आप कोई बोझ आम आदमी पे डालेंगे तो आम आदमी ये समझेगा कि नहीं, मुझे अपना हिस्सा इस मुल्क के लिए डालना चाहिए। कोई नहीं, मैं भी सफर कर रहा हूँ, क्योंकि फेडरल सेक्रेटरी, सूबाई सेक्रेटरी भी सफर कर रहा है, पॉलिटिशियन भी सफर कर रहा है। अब एक मिनिस्टर के साथ जो है वो 8-8 गाड़ियां जो है वो दूस पर जाती हैं। तो शहजादा जुल्फ़िकार साहब, उनको तो मसला नहीं है। देखिए, लग्जरी गाड़ियों पर भी शहजादा साहब टैक्स बढ़ रहा है, तो वो टैक्स तो गवर्नमेंट के खाते में जाना है। वो 4-4, 8-8 गाड़ियां लेके घूम रहे हो, उनका पेट्रोल जितना भी हो, पेट्रोलियम बढ़ेगी लेवी, तो वो भी एक आम आदमी आप देंगे शहजादा साहब, उसके पैसे भी आप देंगे टैक्स के जरिए, उसके पैसे मैं दूंगा, लगारी साहब देंगे, उमर हयात देंगे, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कहता हूँ पाबंदी लगाए ना उसमें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप उस पर पाबंदी लगाए, सादी गाड़ियों में सफर करें। वो हमारे जितने जो अफसरान है सादी गाड़ियों में सफर करें। आप 5 स्टार होटलों में, और जहाज आपके लिए इस तरह इस्तेमाल होता है, वो जहाजों पर पाबंदी लगाएं, इतने फ्रिक्वेंटली वो ना जाएं। बड़े आप जब फॉरेन डेलीगेशन में जाते हैं वहां भी आप जो है दरमियाने दर्जे के होटल में ठहरे। ये तो अभी हमने खुद देखा, ये तो हमें पता चल रहा है कि फॉरेन डेलीगेट्स में, जब फॉरेन डेलीगेशन जब जाता है बड़े बड़े होटलों में ठहरता है, और उनकी तो जाहिर है अगर आप ये करेंगे और यहाँ पर आप ये करेंगे तो सरासर अवाम के साथ ज्यादती होगी। ये धोखा, अपने आप को भी वो धोखा दे रहे हैं, अब लोगों को भी धोखा दे रहे हैं, और ये धोखा चंद दिनों का है, ज्यादा चलने वाला भी नहीं है। ये बहुत बुरी तरीके से अवाम जो है अपना एक भरोसे का जब इजहार करेगी, वो इलेक्शन नजदीक है, उसमें फिर शायद इनको कहीं पे मैं समझता हूँ कि इनकी जमानतें भी जब्त हो जाएं। अगर ये बातें करते हैं कि इतना जो है बढ़ा भी रहे हैं और टैक्सेस भी बढ़ा रहे हैं, आम आदमी पे बोझ भी डाल रहे हैं, और कहते हैं कोई बोझ नहीं है और गवर्नमेंट मुश्किल में नहीं है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा वज़ीर आज़म साहब जो है वो पार्लियामेंट हाउस में एक क्लिप उनका आया कि नहीं जी गवर्नमेंट समझती है, कौन कहता है जी मुश्किल में है, कोई मुश्किल में नहीं है। अरे भाई, आप मिनी बजट पेश कर रहे हैं, मिनी बजट किन हालात में पेश किया जाता है, जरा ये लोगों को बता दिया जाए ना। इसका मतलब मुल्क की सूरत-ए-हाल, इकोनॉमी की सेहत जो है वो बहुत खराब है। जब इकोनॉमी की सेहत खराब है और सूरत-ए-हाल खराब है,
तो उसमें आप बहुत ही कोई एक्स्ट्रा कोई मेजर लेने जा रहे हैं तो लोगों पे बोझ पड़ेगा और लोग अपना गुस्से का इजहार करेंगे, ऐसा नहीं होगा। और जब आपने कहा कि बलूचिस्तान की बात, बलूचिस्तान में तो इंडस्ट्री है ही नहीं। बलूचिस्तान में टोटली लोग जो है बेचारे डिपेंड करते हैं, आपके 85% जो है वो लाइव स्टॉक पर डिपेंड करता है। ये एग्रीकल्चर भी बेहतर उन एरियाज में है जहां पर जो है नहरी एरिया सिर्फ जो है वो 20% 15% एरिया में, बाकी तो जमीन से पानी निकालते हैं, बिजली पे डिपेंड करते हैं, बिजली मिलती उनको नहीं है, तो वो सूरत हाल बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये जो आज लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम बलूचिस्तान में है, किस वजह से है? यही तो बड़ी वजह है कि आम आदमी डिपेंड करता है गवर्नमेंट मुलाजमत पे। गवर्नमेंट इतनी ज्यादा मुलाजमत दे नहीं सकती, तो जब आप कारोबार नहीं होगा, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, तो किस तरह आदमी को जो है, आपको इस वक्त बलूचिस्तान के लिए एग्रीकल्चर के शोबे को कंसेशंस देनी होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव दें, लोग एग्रीकल्चर में जाएं और एग्रीकल्चर ज्यादा, एक तो पैदावार बढ़ेगी और आम आदमी जो है वो खपाएगा आम आदमी को। लेकिन सर ये तो आम आदमी के लिए इस तरह तो शायद सोचा नहीं जा रहा। तो आम आदमी की भी डेफिनेशन जो हुकूमत ये सोचती है वो चंद चीज़ों के हवाले से, वो दाल, आटा, चीनी की कीमतें को कुछ कम कर दिया जाए, जब वो एहसास प्रोग्राम के अंदर 1000 रुपए की सब्सिडी किराने की शॉप पर जो देने का प्लान पूरा किया गया, इस तरह से चीज़ें नहीं चल सकती। ना इकॉनमी, ना मुल्क, ना लोगों का तर्ज ज़िंदगी, ये इस तरह तरीक़ाकार नहीं हो सकता जैसे हुकूमत सोचती है टारगेटेड सब्सिडी की तरह। हमें ज्वाइन किया है पीजे मीर साहब ने, सीनियर सहाफ़ी, तजकार, एंकर पर्सन। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब आपके वक्त का। मीर साहब, ये हुकूमत, साथ तो वज़ीर आज़म कहते हैं कि हर 3 माह बाद ये कहा जाता है हुकूमत मुश्किल में है, हुकूमत कोई मुश्किल में नहीं है, लेकिन साथ ही साथ आपके सामने बजट पेश किया जा रहा है, और वो भी ऐसा बजट जिसके लिए अब बार बार ये कहा जा रहा है कि पहले ही हम खित्ते में सबसे महंगा मुल्क है, महंगाई की शरह 11.6% है, और इस बजट के बाद अगले 6 माह में तकरीबन 4-5% मजीद बढ़ने का भी इम्कान है। तो हुकूमत कहती है वो मुश्किल में नहीं है, तो मुश्किल में फिर कौन है? अवाम है या कोई और है? मीर साहब इस्तेमाल करते हैं मुदस्सिर, ये कोई भी गवर्नमेंट ले लो, इसकी आप कह लो जो इशू होता है वो होता है मैनेजरियल प्रॉब्लम। आपके अगर मैनेजर्स अच्छे होंगे तो आप एक मुल्क को रिसेशन से भी निकाल सकते हो, क्योंकि आप आवाम को देखते हो और अपने बजट को देखते हो। तो जब आप दोबारा बार बार बजट बनाते हो, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं तो आपने इसको ऑफसेट करना है ना बजट को, वेदर इट इज द मेन बजट या मिनी बजट। मिनी बजट आप क्यों बनाते हो? बिकॉज योर इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए आप एक मिनी बजट या एक टेम्परेरी आप कह लो कि एक रिलीज निकालते हो, which is not the answer। ये 4 महीने 6 महीने चल जाएगा, बट व्हाट अबाउट द लॉन्ग रन के अंदर मुदस्सिर हमें जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम आती है वो है मैनेजरियल प्रॉब्लम। अब इसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास है कि जब ये जंग मुशर्रफ की हुकूमत गई और उस वक्त इन्होंने $80 पे आप कह लो अपना बजट बनाया, इमीडिएटली वर्ल्ड प्राइसेस चेंज हुई, $150 पे आया, लिक्विडिटी पड़ी थी हमारे पास, लेकिन पीपल्स पार्टी क्यों? क्योंकि आपके पास वो मैनेजर्स नहीं थे जो कि मुल्क को मैनेज करके और हम दोबारा रीफ्लोट करते। और यही वजह आज यही है कि आज भी हमारे पास वो इकोनॉमिक मैनेजर्स नहीं है कि जो कि आप कह लो कि इस मुल्क को स्टेबलाइज करें इकोनॉमिकली। सो यस, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई एक जमाने में 4 आने पे भी थी चीनी, आज आप देख लो कितने 100 रुपए की चीनी मिल रही है। मीर साहब आप कह रहे हैं सर मैनेजर्स, मीर साहब आप कह रहे हैं मैनेजर्स नहीं सर, IMF से हमने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए गवर्नर स्टेट बैंक ले आए हैं। अब पाकिस्तान के सीनियर तरीन बैंकर हैं, माजी में भी वो वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, वो हमारे पास वज़ीर ख़जाना है। तो सर दोनों साइड्स पे हमारे पास तो बेस्ट यही लोग हैं जो मैनेजर के तौर पर हैं, और वो दावा कर रहे हैं कि ये ही बेहतरीन लोग भी हैं। द क्वेश्चन इज, आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो 2 आए हैं ये ना अलिफ ना बे चेंज कर सकते हैं जो कि आपको IMF डिक्टेट करेगा। आप यहाँ किसी बैंक, बड़े बैंक में पाकिस्तान में भी चले जाए, वो कंडीशंस लगाएगा, फिर आप नीचे मैनेजरियल लेवल पे जाओगे, यार इसको कुछ कर दो, उसको कुछ कर दो, आप लकूना ढूंढते हैं। ये जो 2 हैं ये भी वही करेंगे, ये ना A करेंगे ना B करेंगे, बिकॉज पैसा IMF का पाकिस्तान का नहीं है। तो जो आपको पैसा देगा कहेगा कि भाई मेरा पैसा वापस कैसे आए,
तो ये जो उन्होंने ये जो लोग लगाए गए या आप कह लो उनको डायरेक्शंस दे रहे हैं, ये उन्हीं के डायरेक्शंस पे चलेंगे। क्यों? क्योंकि IMF will not come in and throw their money away on bad management and bad managerial situations. So yes, ये जो हम जो बात करते हैं, जो खरी बात है, सच्ची बात है, ये वही करेंगे जो उनको डिक्टेट्स मिलेंगे। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा मुदस्सिर, आप नेशनल बैंक ले लो, आप कोई भी बड़ा बैंक ले लो, इसका नाम ले लो, आप लोन लेने जाओगे तो हर किस्म की कंडीशंस डालेंगे। वो तो कई कलेक्टर मांगते हैं और कोई कलेक्टर इतना नहीं है जितना कि हम कह रहे हैं कि भी हमसे ये ले लो। तो सो ये बदकिस्मती है, एक सिचुएशन है, इसको डील करना है, कैसे करेंगे, आई थिंक दैट रिमेन्स टू बी सीन। बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम मामला है। मैं ब्रेक से जाने से पहले क्विकली एक चीज़ जानना चाहूँगा उमर आपसे। वज़ीर आज़म इमरान खान जब वज़ीर आज़म बने, बल्कि उससे पहले भी 9,000 अरब रुपए के टैक्स की बात कर रहे थे, वो कलेक्ट कर लेंगे। अभी ये टैक्सों की छूट भी ख़त्म हो रही है, तो क्या जो टैक्स कलेक्शन का हदफ रखा गया वो तो चलें अचीव हो जाएगा, लेकिन इस सारे अमल में जो आपने देखा को टैक्स रिफॉर्म्स पर, टैक्सेस के ऊपर, FBR के ऊपर को वाकई काम हुआ है? चलें, एक तरफ तो महंगाई है, दूसरी तरफ कम अज़ कम टैक्स कलेक्शन ही बेहतर हो। जी बिल्कुल मुदस्सिर, टैक्स कलेक्शन में बेहतरी ज़रूर आई है। 5,829 अरब रुपए का जो हदफ रखा गया है, इस वक्त तक तो स्मूथली उस हदफ से ज़ायद टैक्स जमा हो रहा है। लेकिन अब जब ये मिनी बजट आ रहा है, तो मैंने आपको कहा कि 600 अरब रुपए का जो फाइनेंशियल गैप था उसको फिल करने के लिए ये मिनी बजट जो है वो लाया जा रहा है, और इसमें मजीद जो है वो 271 अरब रुपए जो है वो जो टैक्स रेवेन्यू हदफ है उसमें इजाफा किया जाएगा, और ये 6,100 अरब रुपए ये टैक्स हदफ जो है वो रखा जाएगा जो करंट फिस्कल ईयर का है। और इसके साथ जो पेट्रोलियम लेवी या जिसको हम नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं, क्योंकि उसके जो हदफ रखा गया था 2000 बिलियन तक, तो उसमें कमी आई थी, और उस गैप को पूरा करने के लिए हुकूमत ने जो है वो ये मिनी बजट तैयार किया, और जो चौथा टैक्स ला तरमीमी बिल जो है वो हुकूमत ने तैयार किया। अच्छा, तो टैक्स रिफॉर्म के हवाले से मैं उमर आपसे पूछ रहा था कि वाकई कुछ ऐसे हो रहे हैं कि ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का मामला है ये तो ज़्यादा है, डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर उस तरह से हमने नहीं काम देखा कि इनकम टैक्स बढ़ जाए, हम हर आदमी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर ही मामला चला रहा है। देखिए, टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से जब जो मुआविन खुसूसी थे, उमर इस पे हम थोड़ी सी ज़्यादा तफसील पे बात कर लें कि असल चीज़ जो होती है हुकूमत के हवाले से है, टैक्सेस बेहतर तौर पर नेट बढ़े तो उसके बाद ये शायद महंगाई के मामलात को भी कंट्रोल और इकॉनमी को कंट्रोल किया जा सकता है। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है जी, हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में, और मिनी बजट कुछ ही देर में पेश किया जाएगा कौमी असम्बली के इजलास में। लेकिन इस वक्त मिनी बजट के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि आम आदमी पर इसके असरात नहीं होंगे। हम इस सूरत हाल पर बात कर रहे हैं, नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमती तर्जुमान से इस वक्त तर्जुमान वजारत ख़जाना मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुज़म्मिल साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आप पिछले दिनों में मैं कुछ मुख्तलिफ टी चैनल्स प्रोग्राम में मैं आपको सुन रहा था, फरमा रहे थे आम आदमी पर इसके असरात उस तरह से नहीं होंगे, तो ये आम आदमी पर कैसे असरात मिनी बजट के नहीं होंगे, थोड़ा सा उसकी तफसील दीजिएगा। देखिए, आम आदमी का ताल्लुक आम आदमी की, और जो आम आदमी की जो जेर इस्तेमाल चीजें हैं, और अब आम आदमी की भी एक डेफिनेशन है। अगर आम आदमी में आप जो है लैंड यूजर वाले को शामिल कर रहे हैं तो फिर वो उसके लिए तो आसान है। अगर एक आम आदमी में एक आम आदमी है जिसके पास मोटर बाइक है और छोटा सा मकान है, और वो जो है सादी चीजें खाना पीना जो है चाहे आटा, घी, चावल, सब्जी, चिकन, अंडा और इस तरह की चीजें हैं, तो वो उसकी जिंदगी में बजट से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि उल्टा जो हुकूमत 350 अरब रुपए जो है कमाएगी, वो जो है 350 अरब का 57.57% सूबों को वापस जाएगा। और इसके अलावा हुकूमत को एक आम आदमी की फलाह पे खर्च करेगी, जैसे अभी 120 अरब रुपए का एहसास राशन उल्टा जो है गवर्नमेंट ने इशू किया है। आपको मैं मिसाल दे देता हूँ इसकी कि ये किस तरह होगा कि 350 अरब रुपए होते कितने हैं। अगर हुकूमत आज पेट्रोल की कीमत जो है 12.5 से 15 रुपए बढ़ा दे, तो ये पूरे पाकिस्तान से 350 अरब रुपए एक साल में जमा होते हैं।
तो आप इससे अंदाजा लगाने का जो है शोर मचाया जा रहा है और उतना इसका इम्पैक्ट नहीं है। और दूसरी तरफ ये कि ये जो भी चीजों पे आ रहा है, या तो वो कारखानों पे आ रहा है, या जो है हैवी गैजेट्स यूज करते हैं उस पे आ रहा है, या जो लोग इम्पोर्टेड चीजें यूज करते हैं उस पे आ रहा है। और बल्कि मिनी बजट चीज का ख्याल रखा जाएगा कि टारगेटेड सब्सिडी को और बढ़ा दिया जाए। अच्छा मुजम्मिल साहब, मेरे पास जो कुछ डिटेल्स उसमें आई हैं, मैं चाहूँगा अगर गलत हैं तो आप तस्दीक भी कीजिएगा या तो उसके बारे में बताइएगा। पैकिंग मसाला जात हैं, अब आपको भी पता है आम आदमी अगर वो 20 रुपए वाला मसाला ले रहा है या 25 रुपए वाला, वो एक पैक में है। फिर साथ ही साथ फ्लोर मिल्स के हवाले से भी है, तो फ्लोर मिल्स अगर पहले ही आपको पता है इस दौरे हुकूमत में और ख़ासतौर पे इस साल में आटे की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, फिर बताया जा रहा है फ्लोर मिल्स पर भी ये टैक्सेस के जो मामला है वो होगा। आम सादा लफ्ज़ों में माचिस तक जो है वो अगर टैक्स की छूट थी 13 थी, 12 थी, 8 थी, अब वो थ्रू आउट 17% सेल्स टैक्स हो गया है। तो साशे से लेकर हर चीज़ पर 17% सेल्स टैक्स होगा। तो अगर आम आदमी सिर्फ और सिर्फ 10, 12, 15 हज़ार रुपये या 20 हज़ार रुपये के, चलें हम सोशल सिक्योरिटी के मजदूरों की बात कर लेते हैं, वहाँ तक है तो वो असरात कम, लेकिन उससे जैसे ऊपर जाएगा 40-50, वो भी एक आम आदमी के कैटेगरी में जो आप बता रहे हैं कि एक बाइक है, छोटा सा घर है, तो वो उस पर असरात तो फिर होंगे ना सर, कि अगर वो अपनी ग्रॉसरी अपनी चीज़ें 20 हज़ार में लेता है तो फिर वो अब 23-24 पे पहुंच जाएगा। मेरी बात सुने ना मेरे दोस्त जी, आप कैसे कह रहे हैं कि जो है आटे पे लग रहा है? किसने कहा आटे पे लग रहा है? तो फ्लोर मिल्स इससे इस्तिस्ना है, मैं ये चाह रहा था आप मुझे बताएं। नहीं, फ्लोर मिल देखें, एक मेरी बात सुने, आटा एक अलग चीज है, ये आटा एक अलग चीज है, मिल मालिक एक अलग चीज है, ठीक है ना? आटे पे लग रहा है कि नहीं लग रहा, वो उससे आम आदमी का वास्ता है, ठीक है? अब वो एक किसी मिल मालिक पे जो है अगर कोई चीज लग रही है वो एक अलग चीज है, तो उसको मिक्स ना करें खुदा रहा। चले मैं थोड़ा सा क्लैरिटी आपसे ले लेते हैं। फ्लोर मिल्स पर क्या आप इनकम टैक्स उस मालिक पर लगा रहे हैं सर, या सेल्स टैक्स? नहीं है, मेरी नजर से तो वो भी नहीं गुजरा, ऐसा है ही नहीं कोई चीज। अच्छा। लेकिन अगर ऐसा है भी तो वो अगर किसी आटे मिल की जो है आमदनी पे उस पे लग रहा है तो वो उससे आम आदमी का कोई ताल्लुक नहीं मेरे भाई, इसको समझने की कोशिश करो आप। सर मैं तो यही समझना चाह रहा हूं कि अगर सेल्स टैक्स की सूरत में है तो वो तो एक कंज्यूमर देगा ना सर, सेल्स टैक्स तो कंज्यूमर देगा। सेल्स टैक्स कहाँ है, किसने कह दिया है? अभी आप फ्लोर मिल कह रहे हो, अभी आप सेल्स टैक्स पे आ गए यार। सर किसी चीज पर सेल्स टैक्स की बात कर रहा हूं सर, मैं फ्लोर्स के ऊपर फ्लोर मिल आटे पे नहीं है सेल्स टैक्स। चलें ठीक हो गया सर, आगे चलते बिल्कुल सही है, ठीक है आगे। तो बाकी सर सेल्स टैक्स जो थ्रू आउट 17% जो किया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं कि उसका आम आदमी पर नहीं है, सिर्फ लग्जरी आइटम जो यूज करने वाले हैं या इंपोर्टेड फूड जो इस्तेमाल करते हैं सिर्फ उन पर है? ऐसा ही है 99% ऐसा है। अच्छा 99% आप कह रहे हैं ऐसे। और सर जो इस वक्त पेट्रोलियम लेवी में 4 रुपये मिसाल के तौर पर हर माह बढ़ाया जाएगा, तो उससे आप समझते नहीं है कि वो फिर महंगाई के कुछ असरात होंगे जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी? हम 8 रुपए अब तक बढ़ा चुके हैं और 5 रुपए पेट्रोल की कीमत उल्टा कम कर दिया, आपको महसूस भी नहीं हुआ? अच्छा, मतलब ये कि उसमें इंटरनेशनल मार्केट का कोई अमल दखल नहीं था वो? नहीं, अभी आपने कुछ और बात की, आपने कहा कि पेट्रोलियम लेवी से पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी। मैंने ये कहा कि हमने 8 रुपए कीमत बढ़ा भी चुके हैं, पेट्रोलियम लेवी लगा भी चुके हैं और उल्टा 5 रुपए कीमत कम कर दी है। सही, ठीक है, चलें अब आप ये बात कर रहे हैं तो हम इसको इसी तरह से समझ लेते हैं। आप ये भी दावा हो रहा है कि आम आदमी पर इसके असरात नहीं होंगे और जो बड़ा है उसमें भी कीमत जो है वो कम हो जाएगी। चलें अब कुछ देर के बाद जो है वो कौमी असम्बली के इजलास में जब ये चीज़ें पेश की जाएंगी फिर उसमें देखते हैं कि किस तरह से ये आम आदमी के लिए बेहतर। बहुत असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक और गैजेट की बात कर रहे हैं और पैक्ड फूड आइटम्स की बात कर रहे हैं, वो बढ़ेंगे जी। आम आदमी बाकी जो है वो लोगों के लिए तो वो कह रहे हैं कि चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी। अच्छा मीर साहब मैं आपसे बात करते फिर मैं लगारी साहब की जानिब आता हूँ। मुजम्मिल असलम साहब तर्जुमान है वजारत ख़जाना, वो कह रहे हैं कि आम आदमी के लिए तो हो ही नहीं रहा सर, किसी किस्म की चीज़ बढ़ ही नहीं रही है, तो फिर तो हमें ज़्यादा खुशी मनानी चाहिए कि आम आदमी तो चलो कम अज़ कम किसी बजट में आकर सुकून महसूस करे। जी मीर साहब, मेरा ख्याल है पीजे मीर साहब से को मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। मैं लगारी साहब हम हेलो जी मीर साहब देखिए मुदस्सिर, क्वेश्चन इज
आप कहते हैं कि भाई लोकल प्रोडक्शन को अच्छा करो, वेरी गुड, लोकल इंडस्ट्री को उठाओ, वेरी गुड। गाड़ियों की बात आती है, आपने इंपोर्ट पे हैवी ड्यूटी लगा दी है, ओके, तो फिर आप लोकल को क्यों नहीं चेक करते हो जिसके ऊपर 10-10 लाख रुपए ऑन लगा हुआ है? फिर क्या आवाम को रिलीफ है, मुझे बताए ना आप, क्योंकि ये एक माफिया है जिसने इंडस्ट्री इधर लगाई हुई है। ये मैं आज आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे भी सर, लोकल पे भी टैक्स बढ़ा दिया है, इंपोर्टेड पे तो बड़ा ही बड़ा, उसको भी बढ़ा दी। जी 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 बढ़ा दिया, लेकिन फिर आवाम की जब हम बात करते हैं तो ये कौन चेक करने वाला है 10-10 लाख रुपया ऑन गाड़ी के ऊपर? ये कौन चेक करने वाला है? क्यों? क्योंकि ये एक्सप्लॉयटेशन है आवाम की। इसके अंदर मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को बड़े स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेने चाहिए, या जो अथॉरिटीज हैं, कि भाई ये तुम किस बेसिस पे ऑन लगाते हो? एक आदमी जो 70 लाख रुपए की फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी आती है, पीपल आर बाइंग इट फॉर 90 लाख रुपीज, क्यों? वाई? तो मैं ये कहता हूँ कि ये आप जब आवाम पे ऑपोजिशन भी करती है, गवर्नमेंट भी करती है, ये कहना आवाम को रिलीफ कौन मिलता है? कभी इनडायरेक्ट टैक्स लग जाता है, कभी डायरेक्ट टैक्स लग जाता है, कभी इधर से आप रिलीफ दे के इधर से तकलीफ दे देते। तो मैं समझता हूँ आपको ओवरऑल देखना चाहिए कि आप टैक्सेशन किस तरह लगा रहे हो। कलेक्शन आपकी ठीक है नहीं है। हर गवर्नमेंट कहती है हाँ जी, ये बेस करते हैं सारे बाय द वे कि हम कलेक्शन इतनी कर लेंगे और फिर जब पैसे आएंगे फिर हम IMF को या वर्ल्ड बैंक को या ADB को अब ये वापस कर देंगे। वो भाई कलेक्शन तो रही नहीं आपकी, कलेक्शन होगा ना इमरान ने जेब से देने, ना नवाज शरीफ ने, ना जरदारी ने। पैसा जेब से किसी ने नहीं देना, ये तो आपके और मेरे टैक्स से पैसा चलता है और ये टैक्स कलेक्ट करते नहीं है। और फिर जब टैक्स कलेक्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, वो FBR उनको टके पैसे जो उनको रिफंड मिलना होता है वो कोई नहीं, तो लोग टैक्स देते कोई नहीं। आज आप चले जाए कहीं भी, आपकी जो ये जो मार्केट्स है, ये कहते हैं ना FBR रिलेटेड, उनकी तो टिले कोई नहीं है। क्रेडिट कार्ड से कोई ले नहीं रहा, डेबिट कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन कर नहीं रहा, तो मुझे बताएंगे सारा पैसा किधर जा रहा है? ये ब्लैक मार्केट है कि नहीं है? तो ब्लैक मार्केट का तो जो आप बात कर रहे हैं वो तो बड़ी भरपूर है। एक और बड़ा अहम मामला है, इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास भी शुरू हो गया है, उस पर भी लेके चलते हैं जैसे ही तकारीर का आगाज़ होता है, क्योंकि आज का इजलास बड़ा अहम है। मैं लगारी साहब आपकी जानिब आएंगे। हम अभी ब्रेक में बात कर रहे थे लगारी साहब से कि सर बहुत बड़ा एक चंक है जो टैक्स का, वो है ज़राअत के ऊपर। ज़राई मुल्क तो कहा जा रहा होता है। लगारी साहब कोई ख़ास एक हद मुकर्रर हो जाए 50-100 एकड़ वाले के बाद जो किसान है वो किसान नहीं, वो जागीरदार होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ तो टैक्स होना चाहिए। अब तो क्रॉप भी पाकिस्तान में अभी भी कदरे जो है वो कम है, लेकिन बहुत बेहतर हो चुकी है, आमदन भी बहुत बेहतर हो चुकी है, मरात भी हैं, और वो मरात सारी बड़े किसानों के लिए तो ज़्यादा होती हैं। यहाँ सोचा ही नहीं जाता सर, क्यों, वजह क्या है ज़राअत पर टैक्स लगाया जाए? एक बहुत मोहतरम खातून मुझे बता रही थी कि इस दफ़ा मेरे कज़न ने बहुत कम काश्त की है कपास। अच्छा, तो मैं सोचने लगा यार ये कोई होगा, उसने बेचारे ने 2-3 मुरब्बे ज़मीन काश्त की होगी, 50 एकड़ या 75 एकड़, ज़्यादा 100 एकड़ की होगी। ज़मींदार तो बहुत बड़ा है, बेचारे ने बहुत कम किया होगा। तो मैंने कहा भाई बहुत अच्छा, बहुत कम काश्त की। यहाँ उन्होंने इस दफ़ा बहुत कम काश्त की। मैंने कितनी काश्त की? तो उन्होंने कहा 50,000 एकड़ जी, ये बहुत कम थी। 50,000 एकड़ कपास काश्त की है। अच्छा, एक ऐसे जिम्मेदार ने, उस वक्त उसकी शादी भी नहीं हुई थी, उसके बाल बच्चे भी नहीं थे। अच्छा। और उसके पास इतनी ज़मीन थी, कागजों में उसके पास कितनी ज़मीन है मुझे नहीं मिला। नौकरों के बच्चों के, जो होने वाले बच्चे हैं उनके, और अपने जानवरों के नाम पर ज़मीनें वो करा रखी हैं, नाम करा रखी हैं, और सबके पास बॉन्ड रखे हुए हैं, और कभी भी वो इससे इनहराफ नहीं कर सकते। बस उनके नाम पर ज़मीनें चल रही हैं, और ज़मींदारों के पास अब भी, और ये तो गए थे अपना शरीयत कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कि जी ये जो ज़राई इस्लाहात हुई थी वो गैर इस्लामी थी, तो हमारी कोर्ट ने ये मान लिया था कि जी हाँ गैर इस्लामी थी, वापस कर दें इनको ज़मीनें। और ज़मीनें वापस गई थी। लाखों एकड़ ज़मीनें हैं एक एक ज़मींदार के पास। एक सर लेकिन टैक्स नहीं है। जो दूसरे ज़मींदार हैं उनके पास जनाब 50,000 एकड़ होगी पूरी, फिर ऐसे ज़मींदार हैं जिनके पास 10,000 एकड़ होगी, फिर ऐसे ज़मींदार होंगे जिनके पास 1,000 एकड़ होगी। आप ये करें कि 500 एकड़ अराजी से ज़्यादा जिन लोगों के पास भी ज़मीन है उनके लिस्ट बना रहे हैं। आपका
टैक्स नेट बढ़ जाएगा। आप मिनिमम लगाएं ना, आप चला अभी 100 एकड़ या 500 एकड़ ज़मीन पर आप लगा रहे हैं, उसको आप मिनिमम टैक्स नेट में तो लाएं ना उनको, वो आ जाएं टैक्स नेट में, फिर आप उनके साथ बैठकर मामला करें। लेकिन चूंकि वो असम्बलियों में बैठे हैं, चूंकि वो हुकूमत चला रहे हैं, चूंकि वो सिस्टम चला रहे हैं, तो वो आपको नहीं लगाने देंगे, नहीं आने देंगे इस तरफ को आपको। और उनकी आमदनी वो जहाँ से भी कमाएं, स्मगलिंग करें, गाड़ियाँ बेचें, कुछ भी करें, और रिश्वत लें, किकबैक्स लें, सारा कुछ लें, वो दिखा देंगे कि जी हमने ये अपनी जिम्मेदारी से कमाया है, इस पर तो टैक्स है ही नहीं था, हमने अपनी फसल इस दफ़ा अच्छी हो गई थी, हमने ये कमाया, और हमारे बैंक के अंदर जो पैसे रखे हुए हैं वो हमारे जो हैं वो ज़रूरी आमदनी है, उससे हमने कमाया है, उससे सब कुछ हो सकता है, सारा कुछ जितनी भी लूट मार है उसमें डाल दें, उससे कुछ टैक्स करने के लिए पूछने थोड़ी आएगा। सर टैक्स तो दूर की बात है लगारी साहब, यहाँ तो जो उशर है वो तक भी वो नहीं दिया जा रहा होता है कि चलें वो भी उशर भी गवर्नमेंट के पास आते तो शायद कहीं गरीब आदमी के लिए जो सब्सिडी की बातें होती हैं वो बेहतर होती। टैक्स तो बहुत बड़ी चीज़ है कि 2, 4, 5% ज़्यादा नहीं, चलो इतना तो लगता है किसी आमदन का कोई तरीक़ाकार तो होता, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट वो नहीं हो पाया है। और ऐसे ही 50,000 एकड़ वाले जो गरीब काश्तकार हैं उनकी तादाद भी पाकिस्तान में बहुत है, बाकी अमीर काश्तकार तो 2, 4, 5 एकड़ वाला जो है वो तो बेचारा पहले ही उधार पे और गलत तरीके से खाद बीज और ये चीज़ें ला रहा होता है, और बिल उसके लिए जिस तरह से है वो भी आपके सामने। अच्छा, काबीना इजलास में फ़ाइनेंस बिल की हम बात कर रहे हैं, और ये आप जो उसके मंदरजात हैं वो भी 24 सफ़ात पर, वो भी आप TV स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं बोल न्यूज़ पर, और हम इस पर भी बात करते हैं मज़ीद। सदीक साजिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी सदीक साजिद साहब, हुकूमत कह रही है कि ये जो बिल है इसमें आम आदमी पर तो बोझ नहीं है, आपके पास ये कॉपी है, तो लग रहा है सिर्फ और सिर्फ अमीर आदमी पर ही लग रहा है टैक्स। जी ये सारे का सारा जो बोझ है ये आम आदमी पर ही पड़ेगा, और इसमें जो आप तफसीलात देख लें, इसमें तकरीबन तमाम जो इंडस्ट्री है वो सारी की सारी शामिल है। इवन के जो टीवी चैनल्स हैं उनके अगर कोई ड्रामे होंगे, इश्तहारात होंगे, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा टैक्सेस जो हैं वो लगा दिए गए हैं। 24 सफ़ात पर मुश्तमिल ये बिल है, और उसके साथ साथ फिर आगे इसके जो टैक्सों में रद्द-बदल किया गया है, सेल्स टैक्स में, कस्टम ड्यूटी में, विद होल्डिंग टैक्स में, और सर्विसेज सेक्टर पर टैक्स, ये उसकी तफसील भी आगे जो है वो इसमें बयान की गई है, जो काफी बोल न्यूज को दस्तयाब हुई है। जीरो रेटेड इंडस्ट्री के 6 आइटम पर GST छूट वापस लेने की तजवीज है। इम्पोर्टेड फार्मूला दूध है, उसके ऊपर भी जो है वो जो साइकिलों पर दी गई टैक्स छूट है वो वापस लेने की तजवीज है। इजाफी बोझ पड़ेगा वहां पर। 59 इम्पोर्टेड फूड आइटम पर दी गई जो GST छूट है वो खत्म करने की तजवीज है। इम्पोर्टेड फूड आइटम पर टैक्स छूट खत्म होने से 215 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बेकरी आइटम्स, ब्रांडेड फूड आइटम पर भी GST छूट वापस लेने की तजवीज दी गई है। इसी तरह पावर सेक्टर के लिए इम्पोर्टेड मशीनरी पर दी गई छूट वापस लेने की तजवीज है। इम्पोर्टेड जो मोबाइल फोन है 17% इजाफी सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज है। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस एडवांस टैक्स में 100% करने की तजवीज है, और गैर मुल्की टीवी सीरियल्स और ड्रामा पर एडवांस टैक्स आयद करने की तजवीज़ भी इसमें शामिल की गई है। और मुख्तलिफ तजावीज़ हैं जिसमें अब हुकूमत कुछ और दावा कर रही है, चीज़ें कुछ और हैं। अब देखना ये है कि ये आगे चल के वाकई इस पर असरात होंगे या नहीं। बहुत शुक्रिया सदीक साजिद हमारे साथ मौजूद थे। मैं शहजादा जुल्फ़िकार साहब, इस वक्त जो है वो बिल आएगा, पास हो जाएगा हुकूमत में, वहाँ तो सूरत हाल, लेकिन अभी ये खबर आपने भी सुनी होगी कि बड़ा अहम इजलास है। 2 दिन पहले बयानात की भरमार थी, लेकिन आज ना शहबाज शरीफ साहब थे, ना बिलावल साहब थे, ना जरदारी साहब थे। मुश्तरका जो इजलास अपोजिशन का हुआ है, तो बस ये बयानात, ट्वीट और ख़बरों तक की ज़िंदा रहने की बात है। जब इजलास शुरू होने से पहले इकट्ठा होना, एक प्लान करना, उसके लिए तो कम अज़ कम अपोजिशन को, जितनी गैर संजीदा हुकूमत है उतनी गैर संजीदा हमें तो अपोजिशन लग रही है। आप बताइएगा। उससे पहले मैं एक छोटा सा कमेंट कर लूँ। अभी ये तर्जुमान थे वजारत खजाना के, उन्होंने जो एक फार्मूला दिया है, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है लोगों के लिए, आम आदमी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है।